चलो भाई, जो बच्चे कल नहीं आए थे तो बिल्कुल शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूं मैं सिटिंग अरेंजमेंट को। सबसे पहली बात तो ये कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत बनी रहती है बच्चों को, है ना, कि जो सिंपल से सवाल आ गए, क्वेश्चन आ गए पेपर में, तो वो तो कर लिया सोल्व, है ना। लेकिन जब थोड़ा मतलब लेंथी आ गया क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा आ गया लैंग्वेज में भी, तो उस सवाल को सोल्व करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए 0 टू टॉप लेवल तक हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें कंसेप्ट समझेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट क्या है, ठीक है भाई। तो चलिए, तो सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होगा? बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। यानी कि हमें यहां पे यही देखनी है कि बैठने की व्यवस्था कैसी कैसी हो सकती है, क्या क्या बैठने की व्यवस्था हो सकती है। बैठने की व्यवस्था, ठीक है भाई। अब समझिए, जो सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की व्यवस्था है, ये केवल दो टाइप की हो सकती है। यानी कि या तो हम व्यक्तियों को बंद आकृति में बैठाएंगे या फिर व्यक्तियों को हम खुली हुई आकृति में बैठाएंगे। क्लियर हुई बात? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो सिटिंग अरेंजमेंट में बैठाने की व्यवस्था होगी ये दो टाइप की होगी। टाइप 1, इसका नाम हम दे सकते हैं क्लोज फॉर्म। क्लोज फॉर्म यानी कि क्लोज फॉर्म का मतलब क्या होगा कि व्यक्तियों को हम बंद आकृति में बैठाते हैं यहां पे, ठीक है ना। जब व्यक्तियों को बंद आकृति में बैठाया जाए, यानी कि जब व्यक्तियों को बंद आकृति में बैठाया जाए, आकृति में बैठाया जाए। अब बंद आकृति कैसी हो सकती है भाई? बंद आकृति हमारी सर्किल हो सकती है, यानी कि वृत्त हो सकता है। बंद आकृति क्या हो सकता है? वर्ग हो सकता है। बंद आकृति में क्या हो सकता है? आयत भी हो सकता है। बंद आकृति में और क्या हो सकता है? पेंटागन यानी कि पंचभुज भी हो सकता है। क्लियर होगी बात? षटभुज भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है ना, कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। लेकिन बंद आकृति में बैठाना है, इसी को बोलते हैं हम क्लोज फॉर्म। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप होगा, वो दूसरा टाइप क्या होगा? टाइप 2। टाइप 2 का मतलब यानी कि ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि जब व्यक्तियों को हम खुली हुई आकृति में बैठाते हैं, यानी कि जब व्यक्तियों को खुली आकृति में, खुली आकृति यानी कि रेखा में बैठाया जाए, बैठाया जाए, ठीक है ना। तो ओपन फॉर्म का मतलब क्या होगा कि जब व्यक्तियों को हम खुली आकृति में या फिर रेखा में बैठाया जाए। क्लियर होगी बात? तो जब रेखा में बैठाएंगे तो वो खुली आकृति होगी एक तरीके से, ठीक है ना। अब जैसे कि सभी व्यक्तियों का मुख मान के चलो उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ है। जितने भी व्यक्ति इस रेखा में बैठे हैं वो उत्तर की तरफ बैठे हैं। इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, ठीक है ना। तो पहला व्यक्ति ये भी उत्तर की तरफ को मुंह कर रहा है, तो इसका मतलब लेफ्ट हिस्सा इधर और राइट हिस्सा इधर, ठीक है ना। हर व्यक्तियों का मुख उत्तर की तरफ को अगर है तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हिस्सा इधर होगा, राइट हिस्सा इधर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम खुली आकृति में बैठाते हैं अर्थात लाइन में बैठाते हैं, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में व्यक्तियों का मुख किस तरफ रखा गया है। व्यक्तियों का मुख अगर दक्षिण में रखा गया है तो इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? लेफ्ट, और इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? राइट। क्लियर होगी बात? ठीक है, कि जैसे कि हमने पंक्ति में दक्षिण की तरफ को मुंह कर दिया तो उसका बायां हाथ व्यक्ति का इधर पड़ेगा, तो लेफ्ट हिस्सा इधर और राइट हिस्सा इधर। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आदमी की स्थिति किस तरफ है, आदमी का मुख किस तरफ है, दक्षिण में है या फिर उत्तर में है या फिर पूरब में है या फिर पश्चिम में है, ठीक है ना। यानी कि मुख की दिशा के आधार पर व्यक्ति का बायां और दायां चेंज होगा। क्लियर हुई बात? और अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया जाए कि व्यक्तियों का मुख किस तरफ है या किस दिशा में वे देख रहे हैं, तो हमेशा किसको मान के चलना है? उत्तर को मान के चलना है कि वे सभी व्यक्ति नॉर्थ में देख रहे हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को, है ना। टाइप फर्स्ट क्या होगा? क्लोज फॉर्म। जब व्यक्तियों को हम बंद आकृति में बैठाते हैं तो बंद आकृति क्या हो सकती है? वृत्त हो सकती है, वर्ग हो सकती है, आयत हो सकता है या फिर पंचभुज हो सकता है।
दूसरा टाइप क्या होगा, खुली आकृति यानी कि ओपन फॉर्म, जब व्यक्तियों को खुली आकृति अर्थात रेखा में बैठाया जाए। ठीक है ना, रेखा यानी कि अगर सभी व्यक्तियों का मुख उत्तर की ओर होगा तो उसका लेफ्ट हिस्सा इधर और राइट हिस्सा इधर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्लोज फॉर्म की, तो क्लोज फॉर्म पे हम 3 प्रकार के क्वेश्चन बना सकते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन यहां पे बन सकते हैं। जैसे देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन क्लोज फॉर्म पे बन सकते हैं। जैसे कि पहला प्रकार क्या होगा कि जब व्यक्तियों का मुख, जब व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो, केंद्र की ओर हो, यानी कि बंद आकृति की अगर मैं बात करूं तो बंद आकृति में पहला जो टाइप बनेगा, यानी कि जितने भी व्यक्ति यहां पे बैठे हुए हैं तो उन सभी का मुख अगर केंद्र की ओर होगा। ठीक है ना, जब व्यक्तियों का मुख क्या हो, केंद्र की ओर हो, तो समझिए मान के चलो ये एक सर्किल है ना, इस सर्किल में ये इसका सेंटर हो गया, तो जितने भी व्यक्ति इसमें बैठेंगे तो सभी व्यक्तियों का मुख क्या होगा, केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर होगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हैंड यानी कि हाथ की दिशा क्या होगी, उसकी मुख की दिशा के आधार पर चेक करेंगे हम। ठीक है ना, तो अगर व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर है तो जाहिर सी बात है इसका राइट हिस्सा इधर होगा, यानी कि राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये बताओ, दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, और वामावर्त का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा। तो घड़ी की सुई की दिशा क्या यही होती है भाई, घड़ी की सुई की दिशा यही होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और घड़ी की विपरीत दिशा क्या होगी, ये, इसको क्या बोल लेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक, एंटी क्लॉकवाइज, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो अगर व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। लेफ्ट हैंड मतलब क्लॉकवाइज, यानी कि यहां पे लेफ्ट को क्या बोलते हैं हम, लेफ्ट यानी कि बाएं को क्या बोलते हैं हम, यहां पे बाएं को बोल देंगे हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। ठीक भाई, और राइट यानी कि दायां, राइट यानी कि दायां, इसको क्या बोल लेंगे, इसको बोल लेंगे भाई हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसको बोल देंगे हम वामाव्रत, वामाव्रत। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है ना, तो यानी कि जब भी व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे बायां अर्थात लेफ्ट लिखा है तो समझ जाना कि हमें क्लॉकवाइज चलना है। क्लियर होगी बात। और अगर दायां लिखा है तो समझ जाना कि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत चलना है। क्लियर होगी बात। कब होगा ये, जब व्यक्ति का मुख केंद्र की ओर होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आई बात यहां तक। ठीक है, तो ये पहले प्रकार का क्वेश्चन हो गया, पहला टाइप हो गया ये, इसका टाइप फर्स्ट का पहले प्रकार का क्वेश्चन होगा जब सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर हो। तो यानी कि जब तुम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो जब सवाल को तुम पढ़ोगे तो सबसे पहले तुम्हें यही चेक करना है कि इंट्रोडक्शन में लिखा होगा कि सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है। तो जब ये बात बोल दी जाएगी कि सभी व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से पिक्चर ये बननी चाहिए कि जहां जहां बायां लिखाएगा वहां पे मुझे क्लॉकवाइज चलना है और जहां जहां दायां लिखाएगा वहां पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना है। बात समझ में आ रही, ये चीज एकदम से दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए अब दूसरे टाइप की अगर मैं बात करूं, दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जब व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो, जब व्यक्ति का मुख बाहर की ओर हो, यानी कि जितने भी व्यक्ति बंद आकृति में बैठेंगे, क्या हो गया, जितने भी व्यक्ति बंद आकृति में बैठाए जाएंगे उन सभी का मुख अगर बाहर की ओर होगा तब क्या होगा। ठीक है ना, उसको समझना है। मान के चलो ये कोई सर्किल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर हुआ और इसमें मैंने 4 व्यक्ति बैठा दिए और सबका मुख क्या है, बाहर की तरफ है। सबका मुख क्या है भाई, बाहर की तरफ है।
तो अगर सबका मुख बाहर की तरफ है, तो अगर इनकी हाथ की दिशा में देखूं, तो अगर ये व्यक्ति बाहर की तरफ बैठा हुआ है तो इसकी हाथ की दिशा क्या होगी, इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। जाहिर सी बात है, अगर वो बाहर की तरफ देखेगा तो इधर वाला हिस्सा लेफ्ट होगा और इधर वाला हिस्सा राइट होगा। बात समझ में आ रही सबके, क्लियर होगी बात। और हमें पता है कि घड़ी की सुई की दिशा यही होती है और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा ये होती है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होगी ना और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होगी। बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि जब व्यक्ति का मुख बाहर की ओर होगा तो यहां पर हम दाएं को क्लॉकवाइज बोल देंगे। क्या बोल देंगे, क्लॉकवाइज, CW यानी कि क्लॉकवाइज। और ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि AW, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें यहां पे यही समझना था कि यहां पे दाया मतलब राइट, दाया मतलब राइट, राइट को हम क्या बोलते हैं यहां पे, क्लॉकवाइज। बात समझ में आई, यानी कि दक्षिणावर्त, ठीक है। और बाया मतलब लेफ्ट, और इसको क्या बोलते हैं हम यहां पे, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, यहां तक बात क्लियर है एकदम से, ठीक है ना। तो यानी कि जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन में अगर ये बात बोल दी गई कि जितने भी व्यक्ति इसमें बैठे हुए हैं, सर्किल में बैठे हुए हैं, सभी का मुख अगर बाहर की ओर है, अगर सभी का मुख बाहर की ओर है तो क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाना कि जहां जहां दायां लिखाएगा उसको हम क्लॉकवाइज मान के चलेंगे और जहां जहां बायां लिखाएगा उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मान के चलेंगे। क्लियर होगी बात, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हम बार बार ये डायग्राम वगैरह इनको रट के नहीं जाते, हम समझते हुए चलते हैं इन चीजों को। समझ रहे बात को, समझ रहे हैं हमें कि इसकी हाथ की दिशा क्या होगी, अगर बाहर की तरफ होगा राइट हिस्सा इधर, लेफ्ट हिस्सा इधर, इसका मतलब क्लॉकवाइज क्या बनेगा, राइट, यानी कि राइट क्या बनेगा, क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर होगी बात। जब अंदर की ओर मुख होगा तो बायां क्या होगा, क्लॉकवाइज, और दायां क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब बाहर की ओर मुख होगा तो दायां क्या बनेगा, क्लॉकवाइज, और बायां क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक बात क्लियर है एकदम, कोई डाउट तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा है सबके। चलिएगा, ये हुआ हमारा दूसरा प्रकार। लेकिन ये दूसरा प्रकार ना बहुत ही कम पूछता है, रेयर केस में पूछता है दूसरे वाला प्रकार। ज्यादातर क्या पूछता है, पहले वाला और लास्ट वाला, यानी कि तीसरे वाला। तीसरे वाला क्या है, मिक्स अरेंजमेंट, यानी कि कुछ व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर होगा और कुछ व्यक्तियों का मुख अंदर की ओर होगा, यानी कि मिक्स अरेंजमेंट बोल सकते हैं हम इसको। क्लियर होगी बात। तो तीसरा प्रकार हमारा यही है कि जब जब कुछ व्यक्तियों का मुख, कुछ व्यक्तियों का मुख अंदर की ओर, अंदर की ओर, और कुछ व्यक्तियों का मुख, कुछ व्यक्तियों का मुख बाहर की ओर हो, बाहर की ओर हो, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को, समझ में आ रही बात यहां तक। तो भाई यहां पे हम चल रहे थे बात कि ये हो गया मिक्स अरेंजमेंट। इसे क्या नाम दोगे, मिक्स अरेंजमेंट, मिक्स अरेंजमेंट, ठीक है भाई। कि यानी कि कुछ व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे होंगे और कुछ व्यक्ति अंदर की ओर देख रहे होंगे। कहा गया, अच्छा, कुछ व्यक्ति बाहर की ओर देख रहे होंगे और कुछ व्यक्ति अंदर की ओर देख रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं मिक्स अरेंजमेंट। देखिएगा यहां पे जैसे कि ये सेंटर हो गया, ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है, ये भी अंदर की ओर देख रहा है, ये बाहर की ओर देख रहा है और ये अंदर की ओर देख रहा है, ये अंदर की ओर देख रहा है, ये बाहर की ओर देख रहा है और ये भी बाहर की ओर देख रहा है। तो यानी कि कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, बाहर की ओर, कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, अंदर की ओर। तो ये इनके मतलब आदमियों का जो दायां और बायां, आदमी की जो लेफ्ट होगा और राइट हाथ होगा वो उसकी किसकी दिशा के आधार पर तय होगा, मुख की दिशा के आधार पर तय होगा। तो इसका मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि व्यक्तियों का दायां और बायां
हमेशा हमेशा उनकी उनके मुख की दिशा के आधार पर निर्भर करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला व्यक्ति बाहर की ओर देख रहा है तो इसका मतलब इधर वाला हिस्सा लेफ्ट हो गया, इधर वाला हिस्सा राइट हो गया। ठीक है ना, यानी कि इस व्यक्ति के लिए राइट का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर होगी बात? क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति बाहर की ओर देख रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले व्यक्ति के लिए, तो इस व्यक्ति का मुख अंदर की ओर है, तो मुख की दिशा के आधार पर निर्भर होगा। अगर इसका मुख अंदर की ओर है, इसका मुंह अंदर की ओर है, तो ये वाला हिस्सा राइट बनेगा और ये वाला हिस्सा लेफ्ट बनेगा। इसका मतलब इस व्यक्ति के लिए लेफ्ट का मतलब हो जाएगा, इस व्यक्ति के लिए लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, और इस व्यक्ति के लिए राइट का मतलब क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ रही? तो इसलिए ये पॉइंट लिखा गया कि मुख की दिशा के आधार पर हम निर्भर करेंगे, यानी कि तय करेंगे कि इस व्यक्ति के लिए दायां कौन सा होगा और बायां कौन सा होगा। क्लियर होगी बात? तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो पहले टाइप से पूछता है, पहले प्रकार से पूछता है, टाइप फर्स्ट का जो पहला पॉइंट मैंने तुम्हें बताया, और फिर पूछता है तीसरे वाले से। ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे आदमी को बाहर की तरफ को दिखा दिया गया हो, है ना, बहुत ही रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा। अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे तुम, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मिक्स अरेंजमेंट से आएगा या पहले वाले टाइप से आएगा कि सभी व्यक्तियों का मुख अंदर की ओर हो। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ो। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें यहां पे कि ये कोई सर्किल है और इसमें एक व्यक्ति ये ए और ये ठीक है, मान के चलो 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति, ये यहां पे ए है, ये यहां पे बी है, ये यहां पे सी है, ये यहां पे डी है, ई है, एफ है, जी है और एच है। तो आपको ये बताना है कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच कि ए के लेफ्ट में कौन है और ए के राइट में कौन है। ए के लेफ्ट में भी बताना है, राइट में भी बताना है, बी के लेफ्ट में भी बताना है, राइट में भी, सी के भी लेफ्ट में बताना है, राइट में भी, डी के भी, ई के भी, एफ के भी, जी के भी और एच के भी। सबके राइट और लेफ्ट बताना है कि लेफ्ट और राइट में कौन कौन है। तो मैं पूछना स्टार्ट करूंगा अभी, ठीक है ना? देख लिया तुमने सबने? पूछ लो भाई। चलो भाई तुम बताओ पहले, अजय है तुम्हारा नाम, अजय तुम बताओगे मुझे कि ए के राइट में कौन है, ए के राइट में कौन है, बी। देखो ए के राइट में देख रहे ना, तो ए का मुख कहां है, बाहर की ओर। अगर ए का मुख बाहर की ओर है तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा लेफ्ट होगा, ये वाला हिस्सा राइट होगा। तो ए के राइट में कौन हुआ, बी। ए के राइट में कौन हुआ भाई, बी। और ए के लेफ्ट में कौन होगा, एच। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, इस आधार से हम देखना है, ठीक है ना? अब एग्जाम में ये तो नहीं कि बार बार तुम ऐसा चेक करोगे। क्लियर होगी बात? ये तुम्हें इमेजिन करनी जस्ट है ना, एकदम से कि तुम ही बैठ गए यहाँ पे। अगर मैं बी का देखूं तो बी का लेफ्ट में कौन है बताओ, बी के लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन हो जाएगा, ए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है? ये बताओ सी के लेफ्ट में कौन होगा, डी होगा, सी के लेफ्ट में कौन होगा और सी के राइट में बी हो जाएगा, ठीक है ना? डी के लेफ्ट में कौन होगा, डी के लेफ्ट में ई होगा और राइट में कौन होगा, सी। राइट में कौन हो जाएगा, सी। समझ में आ रहा है सबके भाई? कोई डाउट तो नहीं? ई के लेफ्ट में कौन होगा, ई के लेफ्ट में एफ और राइट में डी, है ना? एफ के लेफ्ट में कौन होगा, एफ के लेफ्ट में कौन होगा, ई। एफ के लेफ्ट में ई हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड इधर पड़ेगा। तो एफ के लेफ्ट में कौन होगा, ई। और एफ के राइट में कौन होगा बेटा, जी। ठीक है ना? जी के लेफ्ट में कौन होगा, जी के लेफ्ट में, जी के लेफ्ट में एफ होगा और जी के राइट में कौन होगा, एच होगा। बताओ एच के लेफ्ट में कौन होगा, ए। और राइट में कौन होगा, जी। तो क्लियर है बात? तो यहां से तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को भी, लेफ्ट राइट सब निकाल लोगे कि कौन किसके लेफ्ट में कौन किसके राइट में। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है? आगे बढ़िए। तो इसमें कुछ टर्म यूज होती है, टर्म यूज है ना, टर्म्स यूज्ड। कहने का मतलब है कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चन के अंदर कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना? वे शब्द कौन कौन से हो सकते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, है ना? जैसे कि मैं बोल दूं सबसे पहला शब्द दाया या फिर बाया
दायां हो सकता है या फिर बायां हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। क्लियर होगी बात। तो दाएं बाएं का यूज होगा, लेफ्ट राइट का यूज होगा। दूसरा होगा तुरंत पड़ोसी, कि भाई ए बी का तुरंत पड़ोसी है, ए बी के तुरंत पड़ोसी है। क्लियर होगी बात। तो तुरंत पड़ोसी शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इमीडिएट नेबर्स बोल सकते हैं इसको, तुरंत पड़ोसी। ये ऐसा बोल सकता है कि ए बी के पास नहीं बैठा, समीप नहीं बैठा। तो समीप का भी इस्तेमाल कर सकता है, पड़ोसी बोल सकता है, समीप बोल सकता है। समझ रहे बात को। तीसरा शब्द किसका इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, बीच का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि ए और बी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो बीच शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। क्लियर होगी बात, ठीक है ना। चौथा शब्द कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट टू, यानी कि अगला। जैसे कि बोल दिया गया कि ए से अगला बी है, ए से अगला बी है, तो नेक्स्ट टू का इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि अगला का इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद बोलो जो या फिर और। जैसे कि मैंने बोल दिया जो शब्द, कि ए बी का पड़ोसी है जो सी के बाय तीसरे स्थान पर बैठा है, ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी का पड़ोसी है जो सी के बाय तीसरे स्थान पर बैठा है। या फिर मैं बोल सकता हूं ए बी का पड़ोसी है और सी के बाय तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जो शब्द का भी इस्तेमाल हो सकता है और शब्द का भी इस्तेमाल हो सकता है। बात समझ में आई। उसके बाद विपरीत, जैसे मैंने बोल दिया कि ए बी के विपरीत है, ए बी के विपरीत बैठा है, अपोजिट बैठा है, तो विपरीत शब्द का इस्तेमाल होता है एग्जाम में, उसमें क्वेश्चन में विपरीत, है ना। उसके बाद आमने सामने, आमने सामने, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, यानी कि इसमें बोल सकता है कि ए बी के आमने सामने हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, यानी कि आमने सामने हैं। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कौन कौन से शब्द होगी, एक तो जो की और एक और की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है ना। जो शब्द की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं बात करूं जो शब्द की, तो जो शब्द का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हु, है ना। अब जो शब्द होगा ना हमेशा किस पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि जो सेकंड पर्सन हो, अर्थात जो नजदीक हो, जो नजदीक हो, नजदीक हो, जो नजदीक हो। क्लियर होगी बात। अगर मैं बात करूं और की, और शब्द कब इस्तेमाल किया जाता है, और शब्द यानी कि एंड का इस्तेमाल कब करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं, फर्स्ट पर्सन के लिए, यानी कि जो पहला आदमी हो, यानी कि जो दूर हो, जो दूर हो। जैसे मैं एग्जांपल देकर अगर तुम्हें समझाऊं, तो मैं बोलूंगा कि ए बी का पड़ोसी है, ए बी का पड़ोसी है जो सी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। अगर मैंने ये बात बोल दी, ठीक है ना, तो यहां पे इस जो का मतलब क्या है ये चीज समझना है। तो मैंने क्या बोला, जो शब्द सेकंड पर्सन के लिए, अर्थात जो नजदीक हो, है ना। अब जो शब्द ए और बी में बताओ सेकंड पर्सन कौन है, बी है ना, बी है ना ये सेकंड पर्सन। और मैंने क्या बोला, जो नजदीक हो, तो जो के नजदीक ए है कि बी है, बी है। इसका मतलब इस जो का मतलब कुछ और नहीं, इसका मतलब बी है। बात समझ में, इसका मतलब बी है। तो मैं क्या बोल रहा, ए बी का पड़ोसी है जो का मतलब बी, बी सी के बाएं दूसरा बैठा है, बी सी के बाएं दूसरा बैठा है। बात मतलब समझ में आई, इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहां बोल देता कि ए बी का पड़ोसी है और सी के बाएं दूसरा है, अगर मैं यही बात बोलता दूसरा है, तो यहां पे क्या हो गया, और शब्द का इस्तेमाल किया गया अब की बार। तो जो ये और है इसका मतलब क्या है, और का मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मतलब जो दूर हो, तो और से दूर कौन होगा, ए होगा, और ये फर्स्ट पर्सन भी है, तो इस और का मतलब कुछ और नहीं है, इसका मतलब ए है। समझ रहे बात को, कि ए बी का पड़ोसी है, ठीक है बात, लेकिन ए जो है ना सी के भाई दूसरा भी है, ए जो है सी के भाई दूसरा भी है, साथ में ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और जितने भी मैंने तुम्हें क्वेश्चनों की पीडीएफ दी उसमें अधिकतर क्वेश्चनों में जो और का भरपूर प्रयोग हुआ है। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। क्लियर हुई बात, यहां तक नोट करो फटाफट इतनी बात, ठीक है। वरना सवाल जब पेपर में आवे ना तो कबूतर बनने में वार नहीं लगती भाई, तो ज्यादा हड़के में भी ना रही हो,
है ना। अगर तुम्हें घर से पैसे देके भेज दिया गया कि बेटा जब पढ़िया तो पढ़ के ही जाओ, समझ रहे बात को, है। अभी नहीं मिलने की है, बहुत टाइम लगेगा अभी केवल। नहीं, नोट करो फटाफट, साथ साथ में नोट करते जाओ, ठीक है। हो गया यहां तक, चलो अब आगे बढ़ो भाई। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ो। अब देखो, नोट करके कुछ बातें लिखो, नोट करके कुछ बातें लिखो। पहला नोट क्या है, ध्यान से समझना। पहला नोट ये है कि जब भी क्वेश्चन में ये बात कह दी जाए, मतलब 8 लोग अगर हमें बैठाने हो, है ना, अगर हमें 8 लोगों को एक सर्किल में बैठाना है और क्वेश्चन में ये बात कह दी जाए कि ए के चौथे स्थान पर या ए के दाएं चौथे स्थान पर बी बैठा है, तो जब भी 8 लोगों में चौथे स्थान पर किसी को बैठाना हो तो वो हमेशा विपरीत बैठता है। कहने का मतलब ये हुआ, बात समझ में आई। तो जब भी 8 लोगों में, लिखो, जब भी 8 लोगों में 8 लोगों में चौथे स्थान पर बैठाना हो, चौथे स्थान पर बैठाना हो तो वह हमेशा विपरीत बैठेगा, अपोजिट बैठेगा, विपरीत बैठेगा। क्लियर होगी बात। तो जब भी 8 लोगों में हमें किसी के भी दाएं चौथा या किसी के भी बाएं चौथा बैठाना हो, तो जिसके दाएं चौथा या बाएं बैठाया गया वो हमेशा उसी के विपरीत हो जाएगा। क्लियर होगी बात। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो मैं ये बोल दूं कि यहां पे 8 लोग हैं, यहां पे क्या है भाई, 8 लोग हैं इस तरीके से, और ये ए है, और मैं बोलता हूं कि ए के बाएं चौथे स्थान पर बी है, ए के बाएं चौथे स्थान पर बी है, या मैं बोल दूं ए के दाएं चौथे स्थान पर बी है, तो चाहे मैं दाएं बोल दूं चाहे मैं बाएं बोल दूं, बैठेगा ए के विपरीत ही। समझ रहे बात को। ए के बाएं, अगर मैं बाएं की बात करूं और इसका मुख अंदर की ओर है तो बाएं यानी कि क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बी है ना। अगर मैं दाएं की बात करता, ए के दाएं चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 बी यहीं पे है ना। तो इसका मतलब चाहे दाएं बोल लो चाहे बाएं बोल लो, अगर चौथे स्थान पर बैठाया गया 8 लोगों में तो बैठेगा तो हमेशा विपरीत ही, उसके अपोजिट बैठेगा। क्लियर होगी बात। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, जब भी 8 लोगों में किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच जब भी 8 लोगों में किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच 3 व्यक्तियों को बैठाना हो, 3 व्यक्तियों को बैठाना हो तो वे दोनों व्यक्ति हमेशा विपरीत होंगे, विपरीत बैठेंगे, विपरीत बैठेंगे। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी हम 8 लोगों में कोई भी दो व्यक्तियों के बीच अगर हम 3 व्यक्तियों को बैठाना चाहते हैं तो वे 2 व्यक्ति हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, एक दूसरे के विपरीत में होंगे। देखिए, जैसे मैं ये कहूं, यहां पे समझ लो इसका एग्जांपल कि ये 8 लोग बैठे हुए हैं और सबका मुख केंद्र की ओर है, ये सेंटर हो गया, और मैं ये कह रहा हूं कि ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, मान के चलो ए यहां पे है, ठीक है ना। ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठाने हैं, तो चाहे तो इधर बैठा लो 3 व्यक्ति, चाहे इधर बैठा लो 3 व्यक्ति, ये बी तो हमेशा इधर ही आएगा, ठीक है ना। अगर ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति है तो इसका मतलब ये दोनों व्यक्ति हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर होगी बात। तो इन चीजों का हमें फायदा उठाना है। अगर 8 लोगों के बीच में ये कहा जाए कि ए बी के दाएं चौथा है या बाएं चौथा है, तो आंख बंद करके विपरीत बैठा दो,
ये कहा जाए कि इसके इसके ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, तो समझ जाना कि एक दूसरे को विपरीत में बैठाना है, अपोजिट में ही बैठाना है। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब तीसरी बात मैं तुम्हें बता दूं, क्वेश्चन तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो। क्वेश्चन तुम इस पॉइंट से शुरू कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, हर पॉइंट से क्वेश्चन निकल जाएगा। क्वेश्चन तुम कहीं से भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन लेकिन प्रैक्टिस हमेशा केवल एक पॉइंट पर करना। यानी कि अगर तुम यहां से शुरुआत करते हो क्वेश्चनों की, तो हर सवाल में तुम यहां से ही करना। अगर तुम यहां से शुरुआत करते हो क्वेश्चनों की, तो हर क्वेश्चन में तुम यहां से ही शुरुआत करना। यानी कि कर तुम कहीं से भी सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है ना। तो प्रैक्टिस अगर तुम करते हो तो हमेशा केवल एक सिंगल पॉइंट से करना, ताकि तुम्हें सारा रास्ता बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरीके से करना है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि तुम अगर क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो हमेशा इस पॉइंट पर करना। क्लियर होगी बात? यहां से शुरुआत करना हमेशा, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन अगर तुम्हारे सामने एग्जाम में कि सवाल की शुरुआत हम कहां से करें, कुछ टिप्स है सवाल की शुरुआत हम कहां से करें। देखिएगा, कुछ टिप्स है। टिप्स क्या होगी, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज तो हम जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो सवाल की जो शुरुआत होगी हमेशा उसी पॉइंट से होगी जिसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई होगी। यानी कि वहां से हमें कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा ही मिलेगा। जिसके बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वहां से हमें कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा ही, और वहां से हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं। पहली बात तो ये होगी, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होगी कि यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा वहां से होती है जहां से एक व्यक्ति की तुलना में दूसरे व्यक्ति की स्थिति निश्चित हो, है ना। मैं कहना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे की तुलना में, यानी कि दूसरे के सापेक्ष क्या हो जाए, निश्चित हो जाए। दूसरे के सापेक्ष क्या हो जाए, निश्चित हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं ये बात बोल दूं कि ए बी के दाएं बैठा है, ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो निश्चित हो गया ना, एक दूसरे की स्थिति, दोनों की स्थिति निश्चित होगी ना एक दूसरे में। क्लियर होगी बात? तो हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत वहां से होगी। तीसरी बात क्या होगी कि क्वेश्चन में बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स होते हैं। क्वेश्चन में बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स होते हैं कि ए बी का पड़ोसी नहीं है ना, जी सी का पड़ोसी नहीं है, इस तरीके से चीजें होती हैं। तो इसका हम प्रयोग करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। यानी कि हम ना स्थिति है ना, स्थिति एलिमिनेट करते हैं कि भाई यहां पे नहीं बैठ सकता, यहां पे नहीं बैठ सकता, यहां पे नहीं बैठ सकता। तो जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं यहां से हम निष्कर्ष निकाल के एलिमिनेशन लगाते हैं यहां से। क्लियर होगी बात? एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं इनसे। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो ये सारी इसमें जानकारी थी जो मैंने तुम्हें सारी चीज बता दी, टिप्स बता दी। सबसे पहली क्या थी कि क्वेश्चन की शुरुआत हम वहां से करेंगे जहां से सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई हो, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई हो। या फिर मैं ये कहूं कि एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे के सापेक्ष निश्चित हो। क्लियर होगी बात? एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे के सापेक्ष क्या हो, निश्चित हो, वहां से शुरू करोगे। निगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर नहीं करना, वहां से हम एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसकी स्थिति एलिमिनेट करते हैं कि भाई ये बंदा यहां पे नहीं बैठ सकता, तो स्थिति देखते हैं फिर कहां कहां उसकी पोजीशन बनती है। क्लियर होगी बात? ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो ये है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था टाइप 1 यानी कि क्लोज फॉर्म से शुरुआत करते हैं। ठीक है भाई, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अब क्वेश्चन को कैसे किया जाए अब वो ध्यान देना, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। जे पी के दाएं को दूसरा है, जो के दाएं को तीसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच में बैठा है। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। इस पूरे क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि इनका मुख किस तरफ है, नहीं बताया गया। अगर नहीं बताया गया तो इसका मतलब सबका मुख तुम्हें अंदर की ओर रखना है। क्लियर होगी बात? अगर नहीं बताया जाए तो सबका मुख क्या करना है, अंदर की ओर रखना है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं? कितने लोग हैं भाई? 8। कितने लोग हैं? 8। तो सबसे पहले क्या करोगे, अंदर की ओर है सबका मुख। जैसे ही अंदर की ओर तुम्हें पता लग जाए तो समझ जाना बाएं का मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज, और दाएं का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये हर इस क्वेश्चन में जितने भी दाएं होंगे उसके लिए तुम्हें सोच के चलना है कि हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, उल्टा चलना है ना। और जितने भी बाएं होंगे उसके लिए क्या सोचना है कि हमें क्लॉकवाइज चलना है, यानी कि सीधा चलना है। बात समझ में आ रही? ठीक है ना। लोग कितने हैं? 8। तो सबसे पहले 8 जो है तुम्हें साइन बनाने हैं कि भाई 8 लोग बैठाने हैं तुम्हें। तो 4 तो इस तरीके से और एक का किन के बीच में डाल दो, तो टोटल कितने हो गए? 8। ये हो गए सेंटर।
ठीक है ना। अब मैंने कहा था कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें। क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा उस पॉइंट से होगी जहां से किसी एक की स्थिति दूसरे के तुलना में निश्चित हो। अब देखते हैं यहां पे स्थिति निश्चित है कि नहीं है। तो 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। जे पी के दाएं को दूसरा है, तो है ना स्थिति निश्चित। जे पी के दाएं को दूसरा है, तो जे बी के दाएं को दूसरा है। कौन है? जे पी के दाएं को। मैंने कहा कि इस पॉइंट से शुरुआत करना हमेशा क्वेश्चन की। प्रैक्टिस जो करोगे तो इस पॉइंट पर करना। कर तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हर क्वेश्चन को करने के लिए एक पॉइंट निर्धारित कर लो कि भाई जब भी मैं क्वेश्चन करूं तो इस पॉइंट से करना है, ठीक है ना। चलिए, तो सवाल में क्या बोल दिया कि जो जे है वो पी के दाएं दूसरा है, और दाएं बोल दिया तो इसका मतलब उल्टा चलना है ना। और दाएं कितना है? दूसरा है, तो पहला दूसरा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलोगे ना, उल्टा चलोगे। तो जे पी के दाएं दूसरा है, जे पी के दाएं दूसरा है, तो पहला दूसरा, तो जे यहां पे आ गया। जे पी के दाएं दूसरा है, निश्चित थी। एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे के सापेक्ष निश्चित है, तो हमें पता लग गया यहां पे निश्चित है, तो क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा यहां से ही होगी। क्लियर होगी बात? इसे बोलते हैं हम स्थिति निश्चित होना। क्लियर होगी बात? तो जे पी के दाएं दूसरा है। अब कह रहा कि जो, अब ये बताओ जो किसके लिए बोल लेगा? सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन था? पी। तो इस जो का मतलब और कुछ नहीं है, पी है। इस जो का मतलब और कुछ नहीं है, पी है। तो पी के दाएं को तीसरा है, पी के दाएं को तीसरा है। तो देखो ये तीसरा होना चाहिए दाएं को, किसके? पी के दाएं। पी जो है ना के दाएं को तीसरा होना चाहिए, तो इससे बाएं चलो, बाएं 1 2 3, तो के यहां होगा, तभी तो इसके दाएं तीसरा बैठेगा, तभी तो इसका उल्टा बैठेगा तीसरा। देखो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। क्लियर होगी बात? तो कह रहा कि जो का मतलब यहां क्या था? पी। जो का मतलब यहां क्या था? पी। तो कि पी जो है के दाएं को तीसरा स्थान पर है ना। तो पी यहां पे ऑलरेडी सेट हो चुका, और ये पी जो है के दाएं पड़ेगा तीसरा, तो इसका मतलब पी से 3 स्थान बाएं चल लो, पी से 3 स्थान बाएं चल लो, 1 2 3, तो के यहां पे, तो के दाएं को तीसरा ही पड़ रहा गया। बात समझ में आ रही? आगे बढ़ो। एम ओ के बाएं को दूसरा है, एम ओ के बाएं को दूसरा है। अब यहां पर ध्यान देना, एम और ओ कहीं पे है क्या? नहीं है ना। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, है ना। या फिर तुम लिख सकते हो इस तरीके से कि जो एम है ना वो ओ के बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट को दूसरा है। कौन? एम। ये इस तरीके से पॉइंट बना के तुम इस तरीके से लिख भी सकते हो, या स्किप कर दो इस बात को। क्लियर होगी बात थोड़ी देर के लिए कि जो एम है वो ओ के बाएं को, ओ के बाएं को, ओ के बाएं को, लेफ्ट का मतलब बायां, ओ के बाएं को दूसरा है एम, ठीक है ना। आगे बढ़ो। जो का मतलब क्या होगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? ओ। तो इसका मतलब यहां पे क्या है? ओ पी और जे के बीच में है, ओ पी और जे के बीच में है। पी का है ये रहा, जे का है ये रहा, तो ओ का है? पी और जे के बीच में है। अब ओ के लेफ्ट चलना है, दूसरे स्थान तक चलना है, ओ का लेफ्ट यानी कि सीधा चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज, तो पहला दूसरा कौन है यहाँ पे? एम। तो ये पॉइंट भी खत्म हो गया, बन गया पॉइंट ये। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया? एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। मैंने अभी अभी क्या बोला कि जो निगेटिव इंफॉर्मेशन होती है वो केवल एलिमिनेशन मेथड के लिए प्रयोग करते हैं हम यहाँ पे। क्लियर होगी बात? तो जो एल है वो ना तो के का पड़ोसी और ना एन का पड़ोसी, ना तो के का पड़ोसी ना एन का, तो के का पड़ोसी तो नहीं है ना भाई एल, तो एल इसका मतलब ना तो यहां बैठ सकता ना यहां बैठ सकता, क्योंकि अगर यहां बैठा दो तो के का पड़ोसी हो जाएगा, यहां पे बैठा दो तो के का पड़ोसी हो जाएगा, तो एल के साइड में नहीं बैठ सकता, पड़ोसी नहीं है इसका मतलब, ठीक है ना। और साथ में एन का भी पड़ोसी नहीं है भाई, साथ में एन का पड़ोसी भी नहीं है, ये स्थान नहीं हो सकता, ये स्थान खाली है कि नहीं, तो इसका मतलब यहां पे तो एल आ सकता है, यहां पे तो एल आ सकता है। कह रहा कि एल एन का भी पड़ोसी नहीं है, तो एल एन का भी पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब एल के साइड में कभी भी एन नहीं बैठ सकता, तो एन का होगा फिर यहां पे बैठेगा, एन का होगा फिर यहां पे बैठेगा। कौन बचा भाई? क्या बचा? तो क्या कहां बैठेगा फिर? क्या बैठेगा ऊपर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये बताओ क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, निगेटिव इंफॉर्मेशन से किस तरीके से हम स्थान को एलिमिनेट करके चलते हैं। बात समझ में आई? यानी कि बात हमें छोटी सी देगा लेकिन हमें समझना चाहते हैं, कम बातों से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो मैंने इसमें कोई भी क्वेश्चन तो नहीं डाला कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन तुमसे वो सीधा सीधा पूछेगा, बताइए जे के सामने कौन बैठा है, बताओ जे के सामने कौन बैठा है? एन बैठा है। तुमसे पूछेगा बताओ क्यू किन दो लोगों के बीच में बैठा है? क्यू के और एल के बीच में बैठा है। तुमसे पूछेगा बताओ एम के दाएं चौथा कौन है? एम के दाएं चौथा कौन है? एम के दाएं चौथा, दाएं और चौथा, चौथा जब भी पूछेगा तो अपोजिट को देखो,
अपोजिट को पूछो, समझ रहे बात को। बताओ एम के बाएं तीसरा कौन है? बाएं पूछ रहा ना, 1 2 3 क्लॉकवाइज चलो, क्यों होगा? बात समझ में आई? तुमसे पूछ रहेगा बताओ पी किन दो लोगों के बीच में बैठा है, एम और ओ। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो वो तो तुम बना ही लोगे अगर तुम्हारा डायग्राम सही है। क्लियर होगी बात? और तुमने अगर क्वेश्चन सोल्व किया और तुमने डायग्राम भी बनाया और तुम्हें ये नहीं पता चल पाया कि सही है कि गलत है, तो तुम एक काम करना, जब तुम्हारा डायग्राम बन जाए तो क्वेश्चन की शुरुआत से लेके अंत तक अगर हर कंडीशन ये डायग्राम सेटिस्फाई करता है तो तुम्हारा डायग्राम सही है। अगर एक सिंगल कंडीशन भी फेल हो जाती है इस डायग्राम से तो इसका मतलब ये तुम्हारा डायग्राम गलत है कहीं ना कहीं। बात समझ में आ रही? तो इसका डायग्राम जिस जिस बच्चे ने ये बनाया था वो सही है। किसने बनाया था ये? तुम्हारा बंदा। किसने नहीं किसको पहले क्वेश्चन में दिक्कत आई, एक बार वो भी हाथ खड़े करके बताओ, ईमानदारी से बताना। जिसको पहले क्वेश्चन में दिक्कत आई दिक्कत तुम्हें? थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई। अब देखो तुमने इस सवाल को, मतलब अभी तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना, अभी तो और भी इससे बढ़िया बढ़िया सवाल तुम करने वाले हो, है ना। तो यहां से एक चीज समझते ही चलना है, एक चीज जो तुम्हारा 20 मिनट 30 मिनट खा रहा था बड़े बड़े क्वेश्चन, उसको हम सेकंडों में करेंगे, है ना। 30 सेकंड तक हम सवाल को कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तुमने 20 मिनट लिए थे, 20-25 मिनट एक सवाल को। इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना समय लिया होगा? कितना? मैं कह रहा ऐसा तो कम लगा था जी, 15-20 मिनट लगी थी। 15 मिनट में सवाल हुआ है। अच्छा, ये वाली बात समझ में, अब समझ में आया ना। इसी बोलते हैं हम निगेटिव इन्फॉर्मेशन। इनका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं? एलिमिनेशन में। बात समझ में आ रही क्या? अच्छा, तो तुम समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर होगी बात? बाकी हम कल पढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।